देखते हैं आज हम एमए प्रथम सेमेस्टर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत अमीर खुसरो का जीवन परिचय है। द्रुत पाठ में कोई भी किताब में अमीर खुसरो का जीवन परिचय अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो मैंने इसमें 4-5 किताबों का समन्वय कर दिया है। देखते हैं अमीर खुसरो का जीवन परिचय। जन्म सन 1253, मृत्यु सन 1325। यहाँ पर अमीर खुसरो के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बातें हैं, वो मैंने सबसे स्टार्ट में ही लिख दिया है, जो याद करने में सबसे आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुसरो की फारसी कविता से प्रसन्न होकर इन्हें आमिर का खिताब दिया। ख्वाजा इज्जुद्दीन ने इनका साहित्यिक नाम सुल्तानी रख दिया। अमीर खुसरो एक महान सूफी संत, कवि, फारसी व हिंदी के कवि थे। लेखक, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, इतिहासकार, संगीत शास्त्री, गीतकार, संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, कोशकार, पुस्तकालध्यक्ष, दार्शनिक, विदूषक, वैद्य, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी तथा सिद्धहस्त शूरवीर योद्धा थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम उर्दू और हिंदी के कवि थे। इन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इन्होंने हिंदवी का सबसे पहले उल्लेख किया था। अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत का आश्रय प्राप्त था। इनके ग्रंथों की लंबी सूची है। अमीर खुसरो को तूत-ए-हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। ये तो रहा खुसरो की महत्वपूर्ण फैक्ट, बातें जो हमने प्रारंभ में ही बता दिया है। आगे हम देखते हैं इसके जीवन परिचय के बारे में। तो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के शासनकाल में, बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 दिया हुआ है, कि राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आकर बस गए। खुसरो के नाना एमादुल मुल्क बलबन के युद्ध मंत्री थे। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते हुए वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो ने सामाजिक जीवन की कभी अवहेलना नहीं की। वे अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। खुसरो राज दरबार में रहते हुए भी वे कलाकार, कवि, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। इन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज पर फारसी और अरबी गज़ल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियाँ और दोहे भी लिखे। ये तो उनकी जीवन परिचय। आगे हम देखते हैं खुसरो के गुरुओं का नाम। यहाँ पर हम देखते हैं गज़ल के क्षेत्र में शेख सादी सिराजी, इनके बहुत से गुरु हुए हैं अमीर खुसरो के। तो पहला है गज़ल के क्षेत्र में देखते हैं शेख सादी सिराजी। मनस्वी के क्षेत्र में हम देखते हैं तो निजामी गंजवी। तीसरा है सूफी और नीति के क्षेत्र में खाकानी और सनाई। चौथा है कासिदे के क्षेत्र में कमाल इस्माइल। इसकी रचनाएं हम देखते हैं पंचगंज। यह जो है खस्साए खुसरो या खुसरो की पंचवदी कहलाती है। दूसरा है खुदाए सुखन, यह काव्य कला के ईश्वर। और तीसरा है अस्पनामा, ये अवध के गवर्नर के लिए लिखा गया था। अब हम देखते हैं कि 1298 से 1301 तक इन्होंने 5 मनस्वियाँ लिखी। पहला है मतला उल अनवार, यह रोशनी निकालने की जगह है। इसमें धार्मिक व नैतिक बातें हैं। इसमें खुसरो ने अपनी इकलौती बेटी को शिक्षा दी है। दूसरा है सिर व खुसरो, इसमें निजामी के सिर व खुसरो का जवाब है। यह रचना प्रेम की पीर की कथा है। इसमें इन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा दिया है। तीसरा है मजनू व लैला, इसमें निजामी के लैला मजनू का जवाब है।
प्रेम व श्रृंगार भावनाओं का चित्रण है। चौथा है आईने सिकंदरी। इसमें निजामी के सिकंदरानामा का जवाब है। यह वीर रस प्रधान है। इसमें सिकंदरे आजम और चीन की लड़ाई का विस्तृत चित्रण है। इसमें खुसरो अपने सबसे छोटे लड़के को शिक्षा देते हैं। पांचवा है हस्त बहिस्त। इसमें निजामी के हस्त पैकर का जवाब है। यह फारसी का सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें ईरान के बहराम चोर और एक चीनी हसीना सुंदरी की काल्पनिक प्रेम कथा है। अब हम देखते हैं खुसरो की काव्यगत विशेषताएं। पहला पॉइंट है गुरु का महत्व। इसमें हम देखते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। गुरु के प्रति इनके जीवन में विशेष प्रभाव था। गुरु के मृत्यु पश्चात वह लिखते हैं, गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। गुरु की यह महत्ता भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से विद्यमान रही है, जिसका प्रमाण हमें अलग अलग समय के ग्रंथों में मिलता है। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता में नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा है धार्मिक एवं बाह्य आडंबरों पर चोट। खुसरो की सामाजिक चेतना उनके साहित्य में दिखता है। जिस प्रकार सिद्ध, नाथ एवं बाद के भक्तिकालीन कवियों ने धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया था, उसी प्रकार खुसरो भी पाखंडी चरित्र का पर्दाभास करते हुए लिखते हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखन में सो साधु है निपट पाप की खान। तीसरा पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। अमीर खुसरो ने भारतीय अद्वैतवाद और इस्लामी एकस्वरवाद को अपनी लेखनी के माध्यम से उनकी अच्छाइयों और कमजोरियों पर सीधा प्रहार किया है तथा उनमें ईश्वर के प्रति अनन्य भाव को प्रकट करने का प्रयास किया है। जैसे छाप तिलक तज दीन्ही रे, तो से नैना मिला के। चौथा पॉइंट है प्रेम एवं सौंदर्य के कवि। अमीर खुसरो की कविताएं सौंदर्य एवं प्रेम की कविताएं हैं। इन्होंने भारतीय अध्यात्म से प्रेम व सौंदर्य का विकास किया। जैसे खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। पांचवा पॉइंट है प्रेम तत्व का निरूपण। देखते हैं इनके गजल में उदात्त प्रेम के लक्षण मिलते हैं, जिन्हें लोग गा गा कर भाव विभोर हो उठते हैं। इनमें अनेक स्थानों पर उदात्त प्रेम के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम छठवां पॉइंट, नारी चेतना या लोक जीवन विषयक काव्य। भारतीय समाज में प्रयुक्त होने वाले गवई शब्द जैसे कुम्हार, चौपाई, पलंग, हांडी, चाक इत्यादि इनकी रचनाओं में दिखते हैं। साथ ही यहाँ की लौकिक परंपराएं भी इनकी कलम का विषय बनती है। जैसे बेटी के विवाह के पश्चात उसकी विदाई का हृदय स्पर्शी विवरण है। काहे को ब्याह विदेश सुन बाबुल मोरे। आगे हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता में। सातवां पॉइंट है मानवतावाद। अमीर खुसरो ने तत्कालीन लोक भाषा के माध्यम से सामान्य जन को मानवता का पाठ पढ़ाया। साथ ही बादशाह व शहजादों की बुरी नज़रों से बचने के लिए भी आह्वान किया। उस समय जो नारी वर्ग सुंदर दिखती थी तो उसे राज दरबार में सेविका के रूप में रख लिया जाता था। इसलिए खुसरो ने लोगों को पारंपरिक व्यवसाय को बनाए रखने व सुंदरता को छुपा कर रखने का संदेश दिया। आठवां पॉइंट है राष्ट्रीयता पर बल। इसमें हम देखते हैं कि खुसरो ने तत्कालीन शासक बुगरा खां, जो मुल्तान के शासक थे पंजाब प्रांत के अंतर्गत, इसके साथ अपने देशवासियों को राष्ट्रीय भावना से अवगत कराया। जब बंगाल से बगावत की सूचना मिला तब बुगरा खां ने अमीर खुसरो को भी साथ चलने का आदेश दिया। इस पर खुसरो ने देशभक्ति का परिचय देते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। इस युद्ध के मैदानी जंग में जितनी जबरदस्त बगावत थी उतनी ही बेरहमी से कुचला गया। पॉइंट नंबर 9 है सांस्कृतिक समन्वय। इसमें हम देखते हैं अमीर खुसरो ने विभिन्न संस्कृतियों का अपने काव्य के माध्यम से उनमें समन्वय स्थापित कर दिया। खुसरो ने लोक भाषा में दोहों, गीतों, गजलों और मर्सियों की शुरुआत करके उन्हें लोकप्रिय बना दिया, जो जन जन के जुबान पर आज भी अनायास ही फूट पड़ता है। 10वां पॉइंट है भाषिक समन्वय। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि खुसरो एक तरफ ठेठ ब्रज भाषा के साथ शुरुआत खड़ी बोली का मिश्रण करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
फारसी के साथ हिंदी का मिश्रण कर उर्दू जैसे सब भाषा को जन्म देते हैं, जो भारतीय संस्कृति का अन्यतम उदाहरण है। भाषा के स्तर पर कुछ अद्भुत प्रयोग में इन्होंने शुद्ध फारसी एवं शुद्ध ब्रज भाषा को एक ही कविता में पिरो दिया है, जैसे जे हाल मिस्की मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया। दूसरा है खुसरो नैन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग। आगे चलकर खड़ी बोली को इतनी चिकनी कर दी गई कि उसका रूप इस भांति हो गई, जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उसमें से न एक न गिरे। आगे हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता में। और संगीत का समन्वय। खुसरो ने अरबी एवं हिंदुस्तानी संस्कृति को एक छत के नीचे लाकर संगीत का समन्वय कर दिया है, जैसे भारतीय संस्कृति का वाद्य यंत्र वीणा एवं अरबी के तंबूरा को मिलाकर इन्होंने सितार का आविष्कार कर दिया। 12वां पॉइंट है छंद वैविध्य। खुसरो के साहित्य में छंद विविधता की प्रधानता है। इन्होंने दोहे, सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले आदि सब में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस तरह हम अन्य आदिकालीन साहित्य को देखें तो पृथ्वीराज रासों में कई प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। सिद्ध एवं नाथों में छंद एवं लय की एक समृद्ध परंपरा रही है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि अमीर खुसरो अपने युग के एक सर्वप्रतिष्ठित कवि रहे हैं तथा लोक जागरण व लोक शिक्षा के उन्नायक कवि के रूप में इसके मुकरियाँ सदैव स्मरण किए जाते रहे हैं। इसकी लगभग 100 रचनाएं मानी जाती है, जो अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में साहित्य संसार में अमर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो द्रुत पाठ के कवि हैं अमीर खुसरो का जीवन परिचय और उसकी काव्यगत विशेषता संपन्न होता है। इसमें स्मरणीय तथ्य के बारे में मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, तो वो इस प्रकार हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 8 सुल्तानों का कार्यकाल इस प्रकार है। पहला है बलबन, और उसके देखते हैं उसके भतीजे अलाउद्दीन, अख्तियारुद्दीन मोहम्मद किसली खां उर्फ मालिक छज्जू। फिर तीसरा है बलबन के बड़े बेटे बुगरा खां से मुलाकात हुई। फिर चौथा है बुगरा खां के बेटे कैकूबाद के दिल्ली बुलाने पर चले गए। यहाँ पर कैकूबाद बुगरा खां के बेटे। कैकूबाद के बाद दिल्ली का शासक बना जलालुद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुसरो की फारसी कविता से प्रसन्न होकर इन्हें अमीर का खिताब दिया। फिर इनके भतीजे और दामाद, नेक्स्ट आता है इनका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर का हत्या कर दिल्ली सल्तनत हथिया लिया। फिर इसके बाद आता है इसके छोटे बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली हथिया लिया। फिर इसके बाद 1321 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक बना। इस प्रकार ये जो क्रमबद्ध है 8 है ना, 8 शासकों के इन्होंने शासनकाल देखा था। आप लोगों को याद हो गया होगा। यहाँ पर मैंने इसमें 12 पॉइंट बना दिया है इनकी काव्यगत विशेषता में। तो बस आज के लिए बस इतना क्लास।